आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्णन कीजिए। सिद्धांत। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का चित्र मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, जिनमें ये लाल रंग से जो दर्शाया कुंडली है, प्राथमिक कुंडली है जो वैद्युत स्रोत से संलग्न रहेगी। ठीक है। और अगर बात करें इस कुंडली की, तो ये द्वितीय कुंडली है, जिससे हम लोग लोड प्रतिरोध पे लगा सकते हैं या फिर जहां भी हमको कार्य होगा वहां से। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर सिद्धांत अगर देखें तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उस वो समझने से पहले ये देख लेंगे कि ये कार्य क्या करता है, हम ट्रांसफार्मर को प्रयुक्त ही क्यों करते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रांसफार्मर को प्रयुक्त क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हमको जो निवेशी विद्युत वाहक बल है या फिर विभवांतर वोल्टेज है, उससे अधिक या उससे कम, मतलब हमको अगर नियंत्रित करना रहता है विभवांतर या वोल्टेज का मान, तो उस हिसाब से हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है। शक्ति तो यहाँ अगर दक्षता में 100% लूँ तो शक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। केवल विभवांतर में परिवर्तन होता है, उस हिसाब से धारा में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ले सकते हैं। और यहाँ पर सिद्धांत की बात करें तो मैंने आपको बताया इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो सिद्धांत पे मतलब किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये, इसके लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का सिद्धांत रहता है। ठीक है। उसको भी समझेंगे। तो अभी पहले समझ लेते हैं कि किसी धारावाही चालक में क्या होता है अगर उसमें से प्रवाहित होती है धारा एक दिशा से दूसरी दिशा, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। ठीक है। तो लेंज के नियम के अनुसार अगर धारा प्रवाहित हो रही दोस्तों इस दिशा पर, ठीक है, तो उसमें कुछ इस दिशा पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इसी चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर में धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं उसमें चुंबकीय फ्लक्स को एक कुंडली से द्वितीय कुंडली में संबद्ध कराकर हम वहां द्वितीय कुंडली से जो धारा है वो प्राप्त करेंगे। मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा देंगे और ये धारा जो है वो चुंबकीय रूप में आगे जाकर, मतलब चुंबकीय फ्लक्स के रूप में आगे जाकर हमको द्वितीय कुंडली में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो यही सिद्धांत है और इस सिद्धांत को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है। तो इस सिद्धांत का तो वैसे अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं कहते, लेकिन अन्योन्य प्रेरकत्व किस चीज को कहते हैं ये भी आपको दर्शा देते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो प्रेरण क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बात करी थी धारावाही चालक, और अगर इसी धारावाही चालक का मैं कुंडली बना दूं तो कुंडली किस तरीके से बना सकता हूँ, ये आ गया धारावाही चालक और इसका मैंने बना दिया निम्नानुसार कुंडली। ठीक है। चलिए बना लेते हैं। तो इस तरीके से अगर कुंडली बना लो, इसमें धारा प्रवाह की दिशा कुछ इस ओर हो तो दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से उत्पन्न होगा। ठीक है। इस तरीके से या फिर इस तरीके से ले सकते हैं, वो लेंज के नियम के अनुसार हम ले सकते हैं कि किस ओर जाएगी। तो इस तरीके से ये एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है। और इसके भीतर अगर हम रख दे क्रोड कोई, ठीक है, तो वो क्रोड क्या करेगा, यहाँ पर इसकी मतलब क्रोड की चुंबकशीलता अधिक होगी दोस्तों, तो वो क्या करेगा, मान को बढ़ा देगा चुंबकत्व के। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्रोड हमने ट्रांसफार्मर के लिए रखा है इसका कार्य भी यही है। ठीक है। ये क्रोड क्या करेगा, चुंबकीय फ्लक्स को एक कुंडली से द्वितीय कुंडली में स्थानांतरित करेगा, संबद्ध कराएगा। ठीक है। तो इस तरीके से प्राथमिक कुंडली में हम देख रहे हैं कि ये दंड चुंबक हो रहा है इतना भाग। ठीक है। अब इतने भाग में जो चुंबकीय बल रेखाएं थी वो इस तरीके से ना जाकर किस तरीके से जाएगी, इस चुंबकीय क्रोड के परितः जाएगी। ठीक है। अब यही चुंबकीय बल रेखाएं प्राथमिक कुंडली में इस तरीके से जा रही थी और द्वितीय कुंडली से भी होकर गुजर रही है। तो अगर हम जानते इसका विपरीत क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर धारा प्रवाहित करें तो जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वैसे ही अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो तो धारा भी प्रवाह होने लग जाती है। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा और धारा प्रवाह हो जाएगी। ठीक है। तो एक जगह धारा प्रवाह करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं, उसी चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके दूसरी जगह धारा का प्रवाह हम बना रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको नियंत्रित करके हम जो निर्गत में विभवांतर है या फिर वैद्युत वाहक बल है उसको क्या कर रहे हैं दोस्तों, नियंत्रित कर रहे हैं, बढ़ा या घटा रहे हैं, सिर्फ कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा या घटाकर। ठीक है। कैसे होता है ये, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है वो होता है ऋणात्मक में फ्लक्स में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष में, और यहाँ पर एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या के। तो इस तरीके से अगर विद्युत वाहक बल को देखें तो वो क्या है, सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है कुंडली में फेरों की संख्या के। संख्या का मान बढ़ाने से विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, घटाने से घटेगा। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि विभवांतर बढ़ रहा है मतलब ऊर्जा भी बढ़ जा रही है। ठीक है। ऊर्जा सदैव क्या होगी, नियत रहेगी, या फिर अगर हानि होगी, दक्षता कम है तो ऊर्जा की सिर्फ हानि होगी, बढ़ के हमको कभी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्या ऐसी वजह है कि यहाँ पर विद्युत वाहक बल बढ़ जा रहा है और ऊर्जा नियत है,
क्योंकि ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, शक्ति गुना समय। और अगर शक्ति की बात करें तो वो होता है, शक्ति को इस तरीके से लिख सकते हैं V गुना I। तो दोस्तों अगर विभवांतर बढ़ रहा है और शक्ति नियत है तो धारा का मान अवश्य ही घट रहा होगा। इसी तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पर कि शक्ति नियत रहती है, मतलब क्या है कि ऊर्जा नियत रहता है, ठीक है। और अगर इस चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो क्या ये हमेशा सदैव एक ही दिशा पर रहता है, इस दिशा पर? जी नहीं, ये प्रत्यावर्ती धारा पर कार्य करता है क्योंकि अन्य प्रेरकत्व है। अगर दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा में क्या होगा दोस्तों, दिष्ट धारा में हम धारा की दिशा परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर बनाया है ना हमने धारा, तो बस ये एक ही दिशा पर रहेगी, समय के सापेक्ष परिवर्तन तो होगा नहीं। तो परिवर्तन न होने से फ्लक्स में भी परिवर्तन नहीं होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तभी द्वितीय कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल है वो उत्पन्न होगा। लेकिन धारा की दिशा लगातार बदलेंगे हम, जैसे कि चित्र में हमने दर्शाया ना, धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है। वास्तव में ये सिर्फ जो चक्रण रहता है प्रत्यावर्ती धारा के, उसके चक्रण के आधे भाग के लिए है, ठीक है, एक चक्रण के अर्ध भाग के लिए, ठीक है। बाकी के अर्ध भाग में क्या होगा, वैद्युत धारा की दिशा जो इस ओर से इस ओर आ रही है वो परिवर्तित हो जाएगी इस ओर और इस ओर में, ठीक है। तो इस तरीके से दे सकते हैं हम। अब दोस्तों जैसे ही धारा की दिशा परिवर्तित होगी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी, जो इस ओर जा रही है वो क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखा इस ओर ना जाकर इस ओर जाने लगेगी सारी, ठीक है। इस तरीके से जो प्रत्यावर्ती विद्युत हमने स्रोत किया है, विद्युत स्रोत यहाँ पर निर्वेशित किया है, निर्गत में भी प्रत्यावर्ती हमको प्राप्त होगी, अन्योन्य प्रेरकत्व। और अगर दिष्ट की बात करें तो दिष्ट में नहीं बदलने से यहाँ जो चुंबकीय बल रेखाएं है उसका मान भी नहीं बदलेगा, और d∅dt नहीं होगा, फ्लक्स का मान नहीं बदलेगा समय के सापेक्ष। तो वैद्युत वाहक बल उत्पन्न कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि d∅dt क्या रहेगा, शून्य रहेगा। इस तरीके से E का मान भी शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिए गए प्रश्न के लिए सिद्धांत समझ सकते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व, और ये प्रत्यावर्ती पर ही कार्य करता है। क्यों? इसके लिए भी मैंने कारण ऊपर में लिखा हुआ है, ठीक है। धारा की दिशा लगातार बदलने से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तभी हमको मान प्राप्त होता है द्वितीयक में कुंडली में जो विद्युत वाहक बल का मान है वो, ठीक। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।